Namaste and welcome to Kerish Talk. I am Kallappa Dhangar, your educator and SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एक सबसे बड़ी कंपनी है पर्टिकुलर उस सेगमेंट में उसके बारे में समझने वाले हैं। इस वीडियो को कैसे फ्लो अप करेंगे, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझेंगे, उसका बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर बिजनेस को एनालाइज करेंगे मॉडल को समझने के बाद, और फिर क्योंकि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की है पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए, तो कैसे बाय ऐड और सेल का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कंसिडरिंग पर्टिकुलर दिस स्टॉक, या जब भी मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग किसी स्टॉक के बारे में बात करूंगा तब कौन से फ्रेमवर्क को हमें कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यस, इन 3 फेज में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, उनको आंसर आउट मैं जरूर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं। ऑब्वियसली इवन दो आई एम सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टर, दिस वीडियो इज एजुकेशनल पर्पज ओनली। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी जरूर कंसिडर कीजिए। डन। अब थोड़ा सा हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली करती क्या है कंपनी, आप जैसे ही स्टॉक मार्केट में आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आपको एक बॉर्डर आइडिया है कि कैसे मार्केट चलता है। तो उसमें बीएसई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब भी किसी इन्वेस्टर को या किसी को भी किसी भी स्टॉक में बाय या सेलिंग करनी होगी तो अल्टीमेटली बीएसई के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम 2 कंपनी है, एक बीएसई है और दूसरी एनएसई है। अब उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत जो डिफरेंस है वो मैं एक एआई के थ्रू जो मैंने एनालाइज किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले बीएससी के बारे में समझते हैं। बीएससी काम क्या करता है, लेट से आप जीरोधा ऐप यूज कर रहे हो या किसी भी ब्रोकर, आप स्टॉक्स यूज कर रहे हो, जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, अल्टीमेटली जब भी आप किसी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को या किसी भी ईटीएफ को बाय या सेल करोगे तो वो एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, और एक्सचेंज रहता है एक तो बीएसई रहेगा या एनएसई रहेगा, इन दोनों में से एक ही कोई ना कोई रहता है। सो बीएसई इज अ प्रोमिनेंट एक्सपोजर, नंबर्स में बताता हूं आपको, लेकिन एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस बहुत अलग है। अब आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, कंपनी के साथ क्या हो सकता है, आप सोचिए। बेसिकली आईटी काइंड ऑफ वर्क करती है, मतलब सॉफ्टवेयर चला रही है, ठीक है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटकम निकालना इस कंपनी को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि काम क्या है, एक्सचेंज का ऑफर देना है। एक्सचेंज पे मल्टीपल कंपनीज आके लिस्ट करेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, वहीं पे बाइंग सेलिंग होंगी, और जब भी बाइंग सेलिंग एग्जीक्यूशन होगा तब एक्सचेंज को पैसा मिलना कंफर्म है, ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल है इनका। अब थोड़ा सा बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि बिजनेस मॉडल तो समझ गया कि किसी को भी ये फाइनेंशियल टर्म्स जैसे कि डेट्स हो या कोई डेरिवेटिव हो, जो भी एक्सचेंज करना है, जो भी ट्रेड करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लगेगा, और ये प्लेटफॉर्म ये बीएसई है और यहां से वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। ये मॉडल समझ गए, लेकिन इस मॉडल को क्या वो सही तरीके से चला रहे, क्या इस बिजनेस से वो सही तरीके से पैसा बना रहे, ताकि अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें, और जबकि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है कि हम इसमें पैसा ऐड करते जाएंगे और काइंड ऑफ फाइनेंशियल किट्स बनाते हैं हम इन कंपनीज को। तो क्या ये वर्थ है, तो उसमें 2 पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, एक बिजनेस को समझना पड़ेगा और फिर बाय ऐड सेल फ्रेमवर्क को समझेंगे, तो बिजनेस समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक पी की। अब आपने रैंडमली ये समझा होगा कि 100 के ऊपर अगर पी रहेगा तो वो रेटेड रहता है, इतना पी होना नहीं चाहिए, या इंडस्ट्री का एक पी रहता है उसके ऊपर उसका होना नहीं चाहिए। अब आप अगर देखोगे स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी सेम है ऑलमोस्ट। अब इसके पीछे की एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। कंपैरिजन होगा किससे, हार्डली कोई कंपनी है। अब एमसीएक्स और आईएक्स के साथ मैं इस कंपनी को कंपेयर भी नहीं करता हूं, बिकॉज एमसीएक्स में कोई भी इक्विटी ट्रेड ही नहीं होती, वहां पे तो कमोडिटी ट्रेड हो रही है। आईएक्स में तो एनर्जी ट्रेड हो रही है। अब ताकि आईएक्स का भी थोड़ा सा निगेटिविटी हुई है, बिकॉज गवर्नमेंट ने सबके लिए ओपन कर दिया है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा कंपेरिजन होगा एनएससी के साथ। अब थोड़ा सा पी को समझते हैं। पी अब करंटली कितना चल रहा है, 64.3 चल रहा है।
वन टाइम पे कितना चल रहा था, ऑलमोस्ट 100 क्रॉस कर दिया था। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो अर्निंग पर शेयर था 14.73। अब जबकि पी कम हो चुका है लेकिन अर्निंग पर शेयर ग्रोथ आई है। मतलब टेक्निकली मुझे ये समझाना है आपको कि कंपनी को एक टाइम पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा हाई रेटिंग किया था लेकिन उसका डी रेटिंग हो चुका है और अब कहीं ना कहीं वो एक सही वैल्यूएशन पे आ चुका है क्योंकि अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रहा है और एक मीडियम लेवल पे पी भी आ चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओ या किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के पास जाओ, वो बोलेगा यार मुझे मिनिमम 15% चाहिए, लाइक 15% इज मिनिमम वर्थ। और जो आईटी कंपनीज रहती है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड करते हैं हम, क्योंकि एक छोटे से लैपटॉप से भी बहुत ज्यादा काम चल सकता है। तो 46.6%, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी भी है, मैं दिखा देता हूं आपको। सो आरओसी ग्रो कैसे हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ये मार्च 14 से लेके मार्च 25 तक का नंबर है। सो व्हेन दे स्टार्टेड इनिशियली 10%, बीच में 25 गया, फिर 8%, और बीच में 2 साल जब ये थोड़ा सा कोविड और ये जो चीजें थी तब थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन अब जो उन्होंने कंसिस्टेंसी पकड़ी है लास्ट 3 ईयर से, 23 में 12% था, फिर 24 में 23% हो गया, देन 47% हो गया। That consistently they are able to do because, let me show you one thing, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है इस कंपनी में। तो ये कैश फ्लो के अंदर जब आप जाके देखते हो, यू कैन फाइंड इट 24 में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था ऑन द कैपिटल, लाइक उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। फिर 25 में 900 करोड़ का हुआ है। सो इसका मतलब है कंपनी कहीं ना कहीं एआई टूल्स जितना भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मिनिमम कैपिटल में मैक्सिमम आउटकम निकालना। जैसे कि शायद जब शुरू हुआ था बीएसई तब खाली डेरिवेटिव्स इक्विटीज ट्रेड होते थे, फिर डेरिवेटिव्स होने लगे, अब ईटीएफ्स बहुत ज्यादा ट्रेड होने लगे हैं। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और रिसेंटली हमने तो सब लोगों ने देखा है कि इतने आईपीओ आ रहे हैं। अगर कोई आईपीओ लेके आ रहा है तो उसको एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, और एक्सचेंज के पास जाएगा तो एक्सचेंज तो पैसा बनाएगा खुद से। सो दैट इज द बिजनेस मॉडल, और वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देखता हूं हमेशा, आरओसी। नाउ कमिंग टू द डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज क्लोज टू 0। मतलब किसी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा ही नहीं है, इसका मतलब मैं समझता हूं इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद इन द बिजनेस, अगर कंपनी को डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब है कंपनी कुछ ना कुछ सही काम कर रही है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है कि बिजनेस में लोन लेना नहीं चाहिए, लोन लेना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। सो हम हमेशा ये समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2, मतलब उसका जो पूरा मार्केट कैप है, उसकी वैल्यूएशन है, उसके 20% के अप्रॉक्स डेट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कंपनी ने रिसेंटली पूरे डेट्स को हटा दिया है, कंप्लीटली डेट फ्री बन चुकी है कंपनी, प्लेजिंग भी कुछ नहीं है उनका। सो इट्स अ व्हाट आई कैन से, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें जेन्युइनिटी है। मतलब कहीं से पैसा उठा के बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब वो जो भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो भी नेट प्रॉफिट बन रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट टू जहां से डेट लिया है। तो जब प्रॉफिट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा Q3 का रिजल्ट आने वाला है अभी 9 फेब को, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करते जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। लेकिन क्या मैटर करता है वो मैं बताता हूं आपको। मैं जा रहा हूं ईयर ऑन ईयर सेल्स और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में। सो अगर ये नंबर आप देख पा रहे हो, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल नेट प्रॉफिट कितना बना व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ, लाइक मतलब ये तो बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन हमारे पास मार्च 14 का डेटा है, इट्स 160 करोड़। और वहां से शुरू होने के बाद, ये ऑलमोस्ट अब 1322 पे आ चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन कि किस हिसाब से ये कंपनी काम कर रही है, किस हिसाब से ये कंपनी आगे बढ़ रही है।
उसके बाद हम थोड़ा सा नेट प्रॉफिट को समझ लिए, अब सेल्स को भी समझते हैं कि सेल्स में भी ग्रोथ आ रही है कंसिस्टेंटली, और उसके वजह से तो नेट प्रॉफिट अच्छे से बना पा रहे हैं। ठीक है। सो और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर 10 साल का रेशो देखोगे 19%, 5 साल का सेल्स ग्रोथ रेशो देखोगे 39%, 3 साल का देखोगे 56%। मतलब हो क्या रहा है कि सेल्स ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल के साथ कंपेयर करूंगा तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप है या बहुत ही हाइक है। तो कंसिस्टेंटली सेल्स में, प्रॉफिट में और रिटर्न ऑन इक्विटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। ठीक है। सो ये था बिजनेस एनालिसिस, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिख रही है। थोड़ा सा आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। नाउ अब बिजनेस मॉडल समझ लिया हमने, हमें बिजनेस का एनालिसिस पता चल गया कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है। अब भाई अगर हमारा इंटरेस्ट है इस बिजनेस में और हम इसको हमारा फाइनेंशियल किड बनाना चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो करें क्या, करना क्या है? करना कुछ नहीं है आपको। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, लाइक ट्रेडिंग व्यू यूज करो या जो भी यूज कर रहे हो, उसमें मंथली चार्ट लगा लो सबसे पहले। ठीक है। मैं भी शुरुआती दिनों में डे का चार्ट देखता था, मुझे लगता था कि उसी में सब कुछ सही चलता है, पता चलता है वगैरह वगैरह। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली अब मैंने मंथली कैंडल देखना शुरू कर दिया है और मैं लंबे समय से इसको कर रहा हूँ। तो मंथली कैंडल में एक तो नॉइज नहीं है। आप जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो तब आपको हर रोज उस स्टॉक में हो क्या हो रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि मंथली बेसिस पे स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप मंथली कैंडल का चार्ट लगा लो। एक दूसरा, एक ईएमए करके इंडिकेटर है, आप जस्ट सर्च करोगे, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ईएमए जैसे आप टाइप करोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके लिख के आएगा, उसको ऐड कर दो और उसके सेटिंग में उसको 30 पे लगा लो। ठीक है। मतलब मैं 30 मंथ का एवरेज लेके चल रहा हूँ एक्सपोनेंशियली। तो जब भी वो एक डेटा दिखा रहा है तो लास्ट 30 मंथ का वो एवरेज लेके मुझे प्राइस दिखा रहा है। अब मुझे करना क्या है, और मैं बहुत आसानी से और एक स्टॉक के एग्जांपल के साथ में समझा भी दूंगा आपको। जब भी स्टॉक में हर मंथली, जब मैं मंथली कैंडल देख रहा हूं, जैसे अब करंटली मैंने बाय कर लिया लेट्स से इस मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ की जब कैंडल क्लोज होगी तो मुझे क्या देखना है कि क्या उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से मैंने बाइंग की और सेकेंड मंथ में जब मैं आया तब यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बन चुका था। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास जो भी फंड्स होंगे उसके हिसाब से, मेरे डाइवर्सिफिकेशन रूल के हिसाब से मैं और थोड़ा फंड ऐड कर दूंगा। लेट से मैंने 1% बाय किया, मेरे पोर्टफोलियो के 1% इस मंथ में बाय किया है। मैं अगले मंथ में आ रहा हूँ, मैंने मंथली कैंडल लगाई है और वो ऑल टाइम हाई पे चला गया, मतलब रिसेंट हाई तोड़ के अगले हाई पे चला गया, मैं और एक 1% ऐड करूंगा। ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता जाएगा। लाइक मेरा यहाँ पे एक 1% जाएगा, मेरा यहाँ पे 1% जाएगा, मेरा यहाँ पे 1% जाएगा, मेरा यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक हाई लगाना बंद कर देगा, मैं अपनी पोजीशन कट कर दूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे फिर से हाई लगेगा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। और ये तो मैं ऐड करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ, हर महीने में ऐड करता जा रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर प्लान कर रहा हूँ। मैक्सिमम किसी भी स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो के 5% इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए, तो वो भी बैलेंस करना है आपको। अब आप पूछोगे कि फिर इसको निकालेंगे कब? क्या बस इसको ऐड ही करते जाना है या निकालना भी है? निकालना भी है। निकालना कब है? इसलिए तो हमने ये EMA 30 वाली लाइन डाल दी। तो जब भी ये प्राइस इस EMA 30 लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी मंथली कैंडल पे, हम इसमें एग्जिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि EMA 30 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा इश्यू है, और जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो फिर से EMA 30 के ऊपर आ गया, वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये स्टॉक आपको मालूम भी है, हम लंबे समय से इसमें इन्वेस्टेड भी है, KEI करके स्टॉक है। तो
आप जब ये मंथली कैंडल पे किसी भी स्टॉक्स को मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स को देखोगे ना, आपका मतलब दिमाग हिल जाएगा कि कहाँ मैं डेरिवेटिव्स और ये इंट्राडे में फंसा हूँ। कि मंथली बेसिस पे जब वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे तब नॉइस पूरा क्लियर है। देखो किस हिसाब से ये स्टॉक बढ़ रहा है। कब आपने सोचा भी है कि 24 रुपए से ये स्टॉक गया है, मतलब उससे भी नीचे, और कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है। हमें बस मंथली कैंडल ओपन करनी थी, देखना था क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसमें इन्वेस्ट करना था। अब मैं जो आपको समझा रहा था, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक में फॉल आई, हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यहाँ से हमने कहीं से शुरू किया होगा, और जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज हो गया, ये खाली ऐसे ब्रिक्स आके जाने से कुछ फायदा नहीं है, क्लोज होना चाहिए। हमने बुक कर लिया, हम आराम से बैठ गए, फिर से ये बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ गई, फिर से हमने इन्वेस्ट कर लिया, फिर यहाँ से हमने रैली शुरू की, यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे नीचे गया। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग बिजनेस बहुत भी अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, लेकिन ये स्टॉक कम बैक भी करते हैं। तो इसलिए जब डिस्टर्बेंस आ रहा है तब हम बिजनेस से निकल जाएंगे। जब हमें लगेगा कि फिर से अच्छे से ग्रो कर रहा है, हम फिर से घुस जाएंगे। साइकोलॉजी वही रहेगी, ठीक है। सो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर स्टॉक में काम कर सकते हो, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इसको समझिए अच्छे से, इसको पढ़िए और उसके बाद कंसिडर कीजिए। और एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, मैंने जस्ट एक एआई को क्वेश्चन पूछा कि बीएसई में और एनएसई में नंबर ऑफ कंपनीज कितनी लिस्टेड है। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आंसर ये है कि अप्रोक्सीमेटली 2629 कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएससी और 5595 ऑन बीएससी। सो ऑलमोस्ट नंबर डबल है, ऐसे आप कह सकते हो। मतलब वो कंपटीशन जो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉम्पिटिटिव मोड जो उनके पास है, क्या रातों रात कोई नया एक्सचेंज आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता है, इतना पॉसिबल भी नहीं है कि एक पूरा एक्सचेंज बना दिया फिर वहां पे कंपनी लिस्ट होगी, नहीं हो सकता है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत बड़ा है। एनएससी के साथ भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल कंपनीज लिस्टेड है, और आने वाली हर कंपनी चाहती है कि हम बीएसई में लिस्ट करें। सो बहुत सारी स्क्रिप्ट आप ऐसे देखोगे कि बीएसई में भी लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है, लेकिन हाफ ऑफ द कंपनीज ऐसी है जो खाली बीएसई में लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड ही नहीं है। तो एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स का आना जाना यहाँ पे ज़्यादा है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और मैंने जैसे बताया कि ETFs और ये बहुत सारी चीज़ें भी अब वो लिस्टिंग बीएसई में कर रही है। सो ये मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड पर्टिकुलर बीएसई के बारे में हमने आज बात की है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का भी एनालिसिस करें, और आपका जो व्यू पॉइंट है कि व्हाट द डायरेक्शन यू वांट टू गो, या कोई डाउट्स है कि कैसे करना है क्या करना है अभी भी, तो यू जस्ट प्लीज कीप इन और पोस्ट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। यस, थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।